यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओओ, दोस्तों ये वर्ड्स आप लोगों ने बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एपीएफसी और ईओओ में डिफरेंस क्या होता है? क्या ये दोनों पोस्ट एक ही पोस्ट हैं या अलग अलग पोस्ट हैं? इन पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रोफाइल क्या होती है, आपकी सैलरी क्या होती है, आपकी प्रमोशंस कैसे होती हैं? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एपीएफसी और ईओ के बीच में की डिफरेंसेस बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमने एक 10 आवर का ट्रायल कोर्स लॉन्च कर रखा है। इस ट्रायल कोर्स में ना सिर्फ आपको गाइडेंस, मोटिवेशन मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को डेमो वीडियोस भी मिलेंगी हमारे मेन कोर्सेज की, जिसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमने अपने मेन कोर्स में इन एग्जाम्स को कैसे कवर कर रखा है। और दोस्तों, अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं इस ट्रायल कोर्स में, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिर्फ ₹1 में आप इस ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आज की हमारी प्रेजेंटेशन की, जो है एपीएफसी वर्सेस ईओओ, क्योंकि मुझे आप लोगों को क्लैरिटी देनी है कि भाई ये पोस्ट क्या है और इनके बीच में की डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि भाई यूपीएससी जो है यहाँ पर वो सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। जो ईपीएफओ की, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, दो पोस्ट एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और सेकंड पोस्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो ईपीएफओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिलेक्ट होने के बाद आप काम करने जाएंगे कौन सी पोस्ट पे, या वो एपीएफसी होगी या फिर ईओए होगी, और एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है? एग्जाम कंडक्ट कर रहा है यूपीएससी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं एपीएफसी और ईओए के बीच में की डिफरेंसेस की बात करता हूं, तो कुछ पैरामीटर के बेसिस पे डिफरेंसेस हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। और वो पैरामीटर कौन से हैं? सबसे पहला पैरामीटर है कि भाई जो जॉब है उसकी क्लास कौन सी है। मतलब जब हम इस पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे एपीएफसी या ईओयू पे, तो हमारी कौन सी क्लास की जॉब होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम निकालते हैं, तो आप ईपीएफओ में लेवल 10 पोस्ट पर या फिर क्लास ए पोस्ट पर जो है कार्यरत रहेंगे। आपकी पोस्टिंग क्लास ए पोस्ट पे होगी, और क्लास ए हमारे देश की सबसे हाईएस्ट पोस्ट में आती है। क्लास ए, क्लास बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये 4 कैटेगरी ऑफ पोस्ट हैं। तो क्लास ए इज दी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पोस्ट इन इंडिया। गवर्नमेंट सर्विस काफी अच्छी है। अब अगर मैं ईओयू की बात करूं, तो ईओयू दोस्तों क्लास बी लेवल है, इससे एक लेवल नीचे है। क्लास ए इज द हाईएस्ट, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट। अगर मैं पे मैट्रिक्स की बात करूं, तो जो एपीएफसी है, जब आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो आपका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 का होगा, एज पर दी 7th पे कमीशन। तो यहां पर जो आपकी बेसिक पे रहेगी वो 15,600 से लेके 39,100, और आपकी जो ग्रेड पे रहेगी वो 5400 के आसपास रहेगी। तो आपकी जो बेसिक पे की स्टार्टिंग होगी, सैलरी की स्टार्टिंग होगी, वो 56,100, 56,100 से लेके 1,77,500 तक रह सकती है। एंड दोस्तों, यहाँ पर ऑन ज्वाइनिंग आपको कितनी सैलरी मिलती है? आपकी सैलरी अराउंड 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहती है जब आप जॉब को ज्वाइन करते हैं। तो काफी अच्छी सैलरी है, काफी अच्छा पैकेज है। अगर मैं इसके पैरेलली ईओ जॉब की बात करूं, तो ये जो लेवल है 8 है, एज पर दी 7th पे कमीशन। और यहां पर जो आपकी सैलरी रहेगी वो 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में रहेगी। तो जो आपकी इन एंड सैलरी ऑन ज्वाइनिंग मिलती है वो लगभग 80,000 से लेकर 90K के बीच में वेरी करती है। और ये वेरिएशन क्यों आती है? क्योंकि आपको एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, जो कि आपकी पोस्टिंग के बेसिस पे मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मैं गैजेटेड ऑफिसर की बात करूं कि भाई कौन सी पोस्ट गैजेटेड पोस्ट है, तो एपीएफसी एक गैजेटेड पोस्ट है और ईओ एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं कि भाई कब कब इन पोस्ट के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो दोस्तों एपीएफसी और ईओ दोनों ही नॉन रेगुलर एग्जाम है, लेकिन सिर्फ 2023 में ऐसा हुआ कि एग्जाम्स की नोटिफिकेशन एक साथ आई। अदरवाइज इन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन अलग अलग आती है। एपीएफसी की नोटिफिकेशन 2002 में आई थी, एग्जाम 2002 में हुआ था, फिर 4 में आई, फिर 12 में आई, फिर 15 में आई, और फिर लास्ट में 23 में आई। अगर मैं ईओ की बात करूं तो 99 में आया था, फिर सीधा 17 में आया, 2017 में, उसका 2021 में आया, और 2021 के बाद 2023 में एपीएफसी के साथ इसकी नोटिफिकेशन आई। जनरली ये एग्जाम अलग अलग होते हैं, बट पिछले साल हमें ये एग्जाम एक साथ कंडक्ट होते हुए देखे। दोनों का पेपर अलग अलग कंडक्ट हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन और पूरा प्रोसीजर लगभग एक साथ चला था। तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि दोनों एग्जाम्स अलग अलग एग्जाम है। सिंगल एग्जाम से दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं होने वाली आप लोगों की। अगर नोटिफिकेशन एक साथ भी आएगी, तो उस केस में भी आपका एपीएफसी का एग्जाम अलग कंडक्ट होगा और ईओ का एग्जाम अलग कंडक्ट होगा। ईओ जनरली मॉर्निंग में और एपीएफसी इवनिंग में। अगर अलग अलग नोटिफिकेशन आती है, फिर तो एग्जाम अलग अलग डे पे भी कंडक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं जॉब टाइप की बात करूं, तो यहां पर ये दोनों जॉब एक तरह की है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और परमानेंट पोस्टिंग है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नेचर की जॉब नहीं है, ये परमानेंट नेचर की जॉब है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप टिल रिटायरमेंट, अगर आप कुछ गलत नहीं करते हैं, तो आप यहां पर जॉब करते रहेंगे। अब अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की कि भाई आपका काम किस तरह का रहेगा, आप किस तरह की ड्यूटी परफॉर्म करोगे, तो दोस्तों यहां पर एपीएफसी क्योंकि हायर पोस्ट है, तो इसकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा हैं, और ईओ क्योंकि थोड़ी लोअर पोस्ट है कंपेयर टू एपीएफसी, तो इसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम है, लेकिन जिम्मेदारियां हैं।
अभी जिम्मेदारियां क्या है कि अगर आप एपीएफसी पोस्ट पे जाते हो तो आपका काम इन्फोर्समेंट का रहता है। दोस्तों ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये 3 मेजर एरियाज में काम करती है। एक है प्रोविडेंट फंड, एक है पेंशन और एक है इंश्योरेंस। तो इन स्कीम्स की, इन एक्ट्स की जो इन्फोर्समेंट है उसका काम किसका होता है? आपके एपीएफसी ऑफिसर का। देन एग्जेम्पशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती हैं एक्ट के अंदर कवर होने का, तो उनको एग्जाम किया जाता है। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है चेक करने का काम किसका है? अगेन एपीएफसी ऑफिसर का। देन रिकवरी, जो लोग अपने एम्प्लॉइज का पीएफ नहीं भरते हैं, उनको डिफरेंट स्कीम्स के अंदर कवर नहीं करते हैं, तो उनसे जो अमाउंट है उसको रिकवर करने का काम भी किसका होता है? एपीएफसी ऑफिसर का। कैसी जुडिशियल फंक्शन से परफॉर्म करता है, विजिलेंस के फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑडिट के फंक्शन परफॉर्म करता है। और जनरली यहाँ पर जो एक एपीएफसी होता है इसकी पोस्टिंग जो आरपीएफसी उसके अंडर होती है और इसको एक जोन या फिर एक रीजन में पोस्टिंग मिलती है। काफी अच्छा इसका एक जॉब प्रोफाइल रहता है। अगर मैं इसके पैरेलल बात करूं आपके ईओ ऑफिसर की, तो इनका जो मेजर काम है वो है इन्फोर्समेंट करना अगेन। लेकिन ये जो इन्फोर्समेंट है फील्ड नेचर की होती है। ये एक्चुअल में जाके इंडस्ट्रीज विजिट करते हैं और वहां पर जो इश्यूज होते हैं वो चेक करते हैं। उनको जो है ये देखते हैं कि भाई वो पीएफ एक्ट वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर अगर कोई इशू होता है तो वो एपीएफसी को जो है इसकी सूचना देते हैं, फिर एपीएफसी उन पे एक्शन लेता है। देन कंप्लाइंस करना, ठीक है, जितने भी एक्ट्स हैं उनकी कंप्लाइंस जो है हो रही है नहीं हो रही है। फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि देखो यहाँ पर ईओ दो प्रोफाइल है, एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एक अकाउंट ऑफिसर है। दे आर टू डिफरेंट प्रोफाइल परफॉर्म बाय सेम पर्सन, लेकिन अलग अलग टाइम पे। जब आप अकाउंट ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हो तो उस टाइम पर आप अकाउंट सेटलमेंट का काम कर रहे हो, क्लेम सेटलमेंट का काम कर रहे हो। फिर दोस्तों पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो है कई बार दायित्व मिलता है ईओ ऑफिसर को। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करते हो। तो बहुत डाइवर्स जो है प्रोफाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी एपीएफसी ऑफिसर की भी, ईओ ऑफिसर की। और अगेन यहाँ पर ना आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलेगा। मतलब जनरली जब आप इन दोनों पोस्ट पे जॉब करते हो तो आपकी जो जॉब टाइमिंग है 9:30 से लेके 5:30 की रहती है, ठीक है। और रेयर केस में ऐसा होता है कि भाई आप लोगों को जो है एडिशनल काम करना पड़े, बहुत ही रेयर केस होते हैं। और आपकी जो जॉब है मंडे से फ्राइडे है, तो आप लोग यहाँ पर 5:30 के बाद ये मतलब अपने दिमाग से फ्री हो सकते हैं कि भाई अब मुझे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है नहीं सोचना है। तो यहाँ पर एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आप लोग बना लेते हैं जब आप इन दोनों ही पोस्ट पे आते हैं। नो डाउट एपीएफसी में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हायर प्रोफाइल है, पावर्स हैं और जिम्मेदारियां जो है निभाने के लिए उनके पास ईओ ऑफिसर हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं। ईओ के लिए थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस कम है क्योंकि उनको एक्चुअल में खुद काम करना पड़ता है। दे आर रिपोर्टेड टू समवन। अगर मैं पोस्टिंग्स की बात करूं तो दोनों की पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पे होती है और दोनों की पोस्टिंग में एक सिमिलरिटी है कि भाई आप एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और आपका रैंक क्या है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, उसके बेसिस पर आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो डिफाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैंक 1 है तो आपसे जो प्रेफरेंस पूछी और आपने जो प्रेफरेंस भरी तो आपको आपकी जो प्रेफरेंस है वही जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप रैंक 159 है तो आपको फिर सबकी प्रेफरेंस जो हो गई उसके बाद जो प्रेफरेंस बची उसके हिसाब से आपको जो है जॉब पोस्टिंग मिलेगी। तो जॉब पोस्टिंग के लिए आपका रैंक बहुत अच्छा आना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप लोग अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते होते हो कि भाई हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी रहेंगी अगर हम इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जो है अगर जाते हैं। तो अगर आप एपीएससी पोस्ट पे जाते हो दोस्तों आपकी जो पोस्टिंग है वो काफ़ी रेगुलर है, हर 5 साल बाद आप जो है प्रमोट होते हो, ठीक है। इनमें बहुत हार्डली वेरिएशन देखी गई है। तो अगर आप एपीएफसी हो तो आप सबसे पहले आरपीएफसी 2 बनोगे, फिर आप आरपीएफसी 1 बनोगे, फिर आप सीपीएफसी ऐसे जाओगे आगे आगे। तो लगभग हर 5 साल बाद आपको प्रमोशन देखने को मिलती है। इसमें बहुत रेयर ही वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें ईओयू की तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आपको नॉन रेगुलर प्रमोशन देखने को मिलेंगी। और इनमें भी नॉन रेगुलर स्टेप कौन सा है? पहला ही स्टेप कि भाई ईओयू से प्रमोट होकर एपीएफसी बनने में काफी टाइम लगता है। मतलब जो लोग 2017 में जो है जॉब ज्वाइन करके बैठे थे उनमें से भी कई लोगों की अभी तक एपीएफसी पोस्ट पर प्रमोशन नहीं हुई है। तो यहाँ पर प्रमोशन इरेगुलर है, ऐसा फिक्स पीरियड नहीं है कि आपकी 5 साल के बाद ही प्रमोशन होंगी या फिर 6 साल के बाद ही प्रमोशन होंगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कुछ एरियाज थे जहां पर आप लोगों को की डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे एपीएफसी और ईओ में। 2-3 एरिया और हैं, जैसे एक एलिजिबिलिटी। देखिए एपीएफसी के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 5 साल ज़्यादा है कंपेयर टू ईओ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 की एज तक एपीएफसी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ईओ की बात करें तो 30 की एज तक दे सकते हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 38 तक वो एपीएफसी का एग्जाम दे सकता है। लेकिन ईओ अगेन यहाँ पर 33। अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी की बात करूं तो 40 और 45 एज है। लेकिन यहाँ पर 35 और 40 एज है। तो यहाँ पर 5 साल कम एज है हर कैटेगरी के लिए इन दी ईओ एग्जाम एलिजिबिलिटी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो दोनों में ही ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन एपीएफसी में एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन कर रखी है जिसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे नहीं है, वो है डिप्लोमा इन लेबर लॉ, कंपनी लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस थे एपीएफसी और ईओ पोस्ट में। अब अगर आपके मन में डाउट आता है कि व्हाट टू चूज, एपीएफसी पिक करूं या फिर ईओ पिक करूं, कौन सा एग्जाम में पिक करूं, तो यहां पर मेरी एक बहुत सिंपल सी सलाह है आप लोगों को कि भाई यहां पर चॉइस का सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी एपीएफसी एग्जाम की फुलफिल कर रहे हैं
तो उस केस में आपको जो है एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन से एक तो आप सीधा हायर पोस्ट पे जा रहे हैं, आपको प्रमोशन में नॉन रेगुलरिटी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीएफसी की प्रिपरेशन से ही आपकी ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है ईओ एग्जाम का जो कि एपीएफसी में ना आता हो। लेकिन एपीएफसी में कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जैसे इंडियन कल्चर हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, स्टैट हो गया, जो कि ईओ में नहीं आते हैं। तो जब आप एपीएफसी का सिलेबस प्रिपेयर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाते हो। तो दिस इज द पॉइंट जो आप लोगों को समझना है कि कोई चॉइस नहीं है। इफ यू आर एलिजिबल देन गो फॉर एपीएफसी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। दोस्तों दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर आप कोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर करना चाहो तो हमने डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स। ये जो मास्टर कोर्स है ये उन बच्चों के लिए जो कि एक जगह पर हर कंपोनेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हर कंपोनेंट को अच्छे से कवर किया हुआ है। यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे हर कंपोनेंट के एक्सेप्ट करंट अफेयर। देन अगर मैं बात करूँ फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, वीकली मेंटर टॉक सेशन आपको मिलेगा जहाँ पर आप अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हैं हर हफ्ते थर्सडे 2 बजे आके। दोस्तों अगर मैं टेस्ट सीरीज प्लस सेकंड कोर्स की बात करूं तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज प्रिपेयर कर लिया है, जो चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ इनका प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाए, प्रैक्टिस क्यूज मिल जाए, लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए में आते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, उनको कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो ये कोर्स उनके लिए है। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, जिनको अब अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है और अपनी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी आपका डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका डाउट क्या है, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।